हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है फ्रेंड्स? वास्तविक संख्याएं। और इस वीडियो में हम लोग इसका जितना भी पार्ट होता है, 5 पार्ट, वो पांचों पार्ट को डिवाइड करके बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि भूमिका देखेंगे हम लोग, फिर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका देखेंगे, फिर अंक गणित पर आधारभूत प्रमेय देखेंगे, फिर अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण देखेंगे, और परिमेय संख्याओं का जो है क्या दशमलव प्रसार भी हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और हमारे पास है द बेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे बढ़िया बुक क्लास 10th का अंक गणित, जो किसका है? इसका है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी इज द बेस्ट बुक फॉर क्लास 10th। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसी किताब से। वास्तविक संख्या क्या होती है फ्रेंड्स? व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। अब देखिए, वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या क्या होती है? तो जो संख्या, यानी ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, ऐसी संख्या जो वास्तव में हो, उस संख्या को जो है हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? वास्तविक संख्या। ऐसा संख्या जो वास्तव में हो। आप डिफिनेशन लिख सकते हैं क्या वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्याएं जो वास्तव में हो, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √5 हो जाएगा, etc। ये सभी संख्याएं वास्तव में होती है, इसीलिए इस संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? दो। कौन कौन से होते हैं? तो वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं। रियल नंबर। रियल नंबर्स के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक नंबर पर होता है कौन? एक नंबर पर होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। और दूसरा नंबर पर होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में जो है हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। और अपरिमेय को इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अपरिमेय को इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है फ्रेंड्स? रेशनल नंबर क्या होता है? तो ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं हो। ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके और q 0 के बराबर नहीं हो। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, जहां q बराबर 0 हो। ऐसी संख्या जो p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा या दर्शाया जा सके, लिखा जा सके, उसको क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या समझ में आ गया। इसका जो दशमलव प्रसार होता है, ये शांत हो सकता है या फिर टर्मिनेटिंग हो सकता है या फिर रिपीटिंग होगा। ठीक है ना? यानी रिपीट करेगा संख्या दशमलव के बाद, लेकिन इसका नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है। ठीक है ना? अशांत होता है और कभी रिपीट नहीं करने वाली संख्या होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे 2.5 परिमेय संख्या। 2.252525 ये रिपीट करेगा परिमेय संख्या। लेकिन यदि इसके एग्जाम्पल का बात करें तो हो सकता है 2.01001002001000, मतलब ये कभी इनफाइनाइट तक कभी अपने संख्या को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। उस संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। दशमलव प्रसार के रूप में दोनों को देख लिए और p बाई क्यू के रूप में भी दोनों को हम लोग देख चुके हैं। अब आता है कि सर परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो हमको पढ़ना, इतना नॉलेज हो गया, काफी है, लेकिन इसके अलावा भी आपको कुछ कुछ पॉइंट जो है उसको आना चाहिए। जैसे कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं? तो एक में जो है आपका नेचुरल नंबर आना चाहिए आपको। ये बचपन में ही हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर। दूसरा नंबर पर क्या आना चाहिए? होल नंबर। नेचुरल नंबर को कहते हैं प्राकृतिक संख्या।
प्राकृतिक संख्या, होल नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या हम इसको शॉर्टकट में बता भी देंगे। तीसरा नंबर पूर्णांक, इस सब का डिफिनेशन आपको आना चाहिए। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इसके अलावा और क्या आना चाहिए फ्रेंड्स, ये तीन गो, उसके बाद रेशनल और इरेशनल आइए रहा है। इसके अलावा और आपको आना चाहिए क्या, सबसे पहले भाज्य संख्या क्या होती है, फिर अभाज्य संख्या क्या होती है, फिर सह अभाज्य क्या होती है, अभाज्य क्या होती है, सह अभाज्य क्या होती है, और भाज्य संख्या क्या होती है। तीन गो के अलावा और क्या क्या आना चाहिए, आपका आना चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं, दूसरा विषम संख्या किसे कहते हैं, सम और विषम ये भी आना चाहिए। एक बार शॉर्टकट में सबको देख लेते। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर। तो जो संख्या एक से शुरू हो और अनंत तक जाए, यानी गिनने वाली संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं, पूर्णांक, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो जो संख्या जीरो से शुरू हो, कहां से शुरू हो, जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, जैसे ये एक से शुरू होके इनफाइनाइट तक जाएगा, एक दो तीन चार करते हुए। होल नंबर जीरो से शुरू होगा, एक दो तीन करते करते ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। पूर्णांक जो संख्या नेगेटिव भी हो या प्लस में पॉजिटिव भी हो, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो, साथ में शून्य भी हो, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। भाज्य संख्या जो संख्या का, जिस संख्या का दो से ज्यादा फैक्टर, यानी कम से कम कितना फैक्टर होना चाहिए, तीन। जैसे कि 6 जो है एक भाज्य संख्या है, 4 एक भाज्य संख्या है, जबकि 5 जो है यह एक अभाज्य संख्या है। क्यों, क्योंकि 5 केवल एक या केवल 5 से, केवल दो संख्या से भाग लगे। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल दो फैक्टर हो, न दो से ज्यादा न दो से कम। यदि किसी संख्या का फैक्टर केवल दो है तो अभाज्य संख्या है। जैसे कि 5 देख लिया, 3 देख लिए, 2 देख लिए, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। क्या है फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या 6 देख लिए, 4 देख लिए, ठीक है फ्रेंड्स। इसको क्या कहते हैं, 6 और 4 को भाज्य संख्या। कैसे, क्योंकि इसकी यदि फैक्टर की बात करें तो ये 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाने वाला है, 3 से भी कट जाने वाला है और 6 से भी कट जाने वाला है। मोर देन 3 फैक्टर्स है, तो इसीलिए कौन सी संख्या हो गई, तो ये हो गया भाज्य संख्या। कोई दिक्कत फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सह अभाज्य संख्या किससे कहते हैं, तो सह अभाज्य संख्या एक संख्या को नहीं कहते, इसमें कम से कम दो गो संख्या आता है। कितना संख्या आता है, दो संख्या। यानी ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF जो है वो एक हो, ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF एक हो, यानी वो दोनों संख्या में केवल और केवल एक से भाग लगना चाहिए, एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग नहीं लेना चाहिए। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो सह अभाज्य संख्या का एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, जैसे 5 और 6। 5 और 6 का HCF एक होगा, ये दोनों में केवल एक से ही डिवाइड होगा, माने दोनों का कॉमन फैक्टर केवल एक हो सकता है, दोनों में जो मिलता जुलता फैक्टर है वो केवल एक हो जाएगा। 7 और 8 हो जाएगा, 9 और 11 हो जाएगा, 10 और 12 हो जाए, 10 और 12 नहीं हो सकता क्योंकि 10 और 12 में 2 से भाग लग जाएगा, तो 10 और 11 हो सकता है, 10 और 13 हो सकता है। समझ में आ गया सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अब आता है सम संख्या किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो दो से विभाजित हो, किससे विभाजित हो, दो से विभाजित हो, दो से विभाजित हो, उस संख्या को कहते हैं सम संख्या। उस संख्या को क्या कहते हैं फ्रेंड, सम संख्या। और ऐसी संख्या जो दो से विभाजित नहीं हो, दो से विभाजित नहीं हो, जो संख्या दो से विभाजित नहीं होगी उस संख्या को जो है हम लोग विषम संख्या कहते हैं। ये हमारा भूमिका कंप्लीट होता है, वास्तविक संख्या की भूमिका कंप्लीट होता है। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, बोर्ड को इरेज कर। चलिए, अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इस टॉपिक को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को समझने के लिए हमारा एक छोटा सा फॉर्मूला काफी है। कौन सा फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला नहीं है, एनसीईआरटी का फॉर्मूला है, हमारा कुछ नहीं है, हम बस पढ़ाना जानते हैं। ए इज इक्वल टू BQ प्लस आर वेयर, जहां
वो जीरो जो है वो छोटा होगा किससे, आर से, या फिर बराबर होगा, लेकिन बी हमेशा आर से बड़ा होगा। ये है यूक्लिड डिवीजन डिवीजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला। देखिए फ्रेंड्स, ये आया कहां से, तो ये फारसी देश से आया हुआ है। एक फारसी का विद्वान हुआ करते थे जिनका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी। मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्मी, जिनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 780 ईस्वी में। पहले नाम लिख लेते हैं, क्या कौन दिए हैं, इबन मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज्म के, ठीक है, ये इनका नाम था, मोहम्मद इबन मूसा अल ख्वारिज्मी। इन्होंने दिया था किसको, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम को। एक मिनट और बात, एक और बात आते हैं इसमें। इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 780 ईस्वी में, और ये मर मतलब इनका मृत्यु जो हुआ था वो 850 ईस्वी में हो जाता है, 850 ईस्वी तक, ठीक है। इन्हीं के बुक से ये आया हुआ है, कौन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये कहते हैं ए जो होता है, अब ए क्या है, अब सिंपल से इसको बात समझिए। अगर हमारे पास कोई संख्या है, कोई भाग है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दो में जो है हम लोग नौ में दो से भाग देते हैं तो क्या बचता है, दो चौका 8 और एक बचा बचा। यानी जो 9 है जिसमें हम लोग भाग देते हैं उसको हम लोग ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, ए। जिससे हम लोग भाग देते हैं उसको बी कहते हैं, और जितना क्विसेंट आता है उसको हम लोग क्यू कहते हैं, और जितना रिमाइंडर आता है उसको आर कहते हैं। इसी से बन जाता है ए बराबर बी गुना क्यू, यानी 2 चौका 8 और एक, आर को जोड़ दीजिएगा 9 के बराबर आ जाएगा। एक फॉर्मूला आता था बहुत समय पहले, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला आप याद किए होंगे जूनियर क्लासेस में। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अंग्रेजी में कहते हैं, क्या कहते हैं, डिविडेंड बराबर डिवाइजर, डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्विसेंट प्लस रिमाइंडर। अब देखिए यहां पर दो दो डी आ जा रहा है, दो दो डी आ जा रहा है, इसीलिए एक डी को ए मान लिया गया और एक डी को क्या मान लिया गया, बी। क्यू को केवल क्यू मान लिया गया और आर को आर मान लिया गया। इससे फॉर्मूला बना ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर, अब इसमें एक और चीज जोड़ा जाता है, वेयर बी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी बी आर से बड़ा होगा और आर क्यू के बराबर होगा, या जीरो, सॉरी, आर 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ये फॉर्मूला आया सर। अब इसका हम लोग कैसे यूज करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपसे कोई सवाल पूछता है, हमारे एनसीईआरटी में एक कहानी दिया हुआ है, जैसे कि एनसीईआरटी में कहता है कि मान लेते हैं हमारे कोई एक आदमी था, उसके पास कुछ अंडा था, ठीक है, और वो अंडा को तोड़ दे, कोई एक दूसरा ग्राहक आता है और उसको तोड़ देता है। फिर जब आदमी बताता है कि टोटल हमारा कितना अंडा था, तो कहता है कि यदि जितना अंडा का संख्या है, मान लेते हैं हमारा अंडा का संख्या ए है, तो यदि हम उसमें 2 से भाग देंगे, कितना से भाग देंगे, 2 से, तो वो क्यूसेंट कितना टाइम में कटेंगे अलग बात है, लेकिन रिमाइंडर 1 बचेगा। यदि हमारा अंडा ए है तो यदि हम 3 से भाग देते हैं, क्यू क्विसेंट को लेते हैं, तो रिमाइंडर हमारा 2 बचेगा। यदि हम 4 से भाग देते हैं तो क्यू रहेगा प्लस रिमाइंडर 3 बचेगा। 5 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा, और 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 5 बचेगा। लेकिन यदि हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमारा 0 बचता है। ए बराबर 7Q प्लस 0 हो जाता है। ठीक है, तो अंडों की संख्या बताए, इस तरीके से करके कुछ एग्जाम्पल दिया गया है, और इसका आंसर भी आता है 116 के अराउंड, 116 इसका आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीका से दर्शाया गया है। इससे सर क्या क्या बन सकता है,
इससे हम लोग HCF बना सकते हैं। मेन इसका यूज जो होता है वो HCF निकालने के लिए होता है। दूसरा, आपका इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं, आपका मन। लेकिन अभी हम लोग चलते हैं इस पर एक आध दो क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लेते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 1 में दिया हुआ है। कह रहा है कि हमारे पास दो संख्या है और उसका HCF निकालना है। किसका यूज करना है उसमें? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके हमको क्या निकालना है? HCF निकालना है। मान लेते हैं हमारे पास कोई दो संख्या दिया हुआ है HCF निकालने के लिए। एक संख्या जो है हमारे पास 216 दे दिया गया और दूसरा संख्या जो है हमारे पास 40 दे दिया गया। कहा कि क्या निकालिए? HCF निकालिए। तो हमने किस फॉर्मूला का यूज करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। सबसे पहले हम लोग इसको एक साइड में नॉर्मल डिवीजन एल्गोरिथम से या डिवीजन की प्रक्रिया से, डिवीजन मेथड से हम लोग एक HCF इसका निकालते हैं। छोटी वाली संख्या से भाग देते हैं हमेशा बड़ी वाली संख्या में। बड़ी वाली संख्या है 216, 40 में कितना से गुणा करेंगे? 216 या उससे कम आएगा तो 5 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या जाएगा? 5 चौके 20, 200। नीचे आ गया 16, कट गया। फिर हमारा जो नीचे 16 आया है, फिर 16 से डिवाइड किसमें करेंगे? 40 में। जैसे करेंगे तो 16 दूना 32। फिर हमारा 8 आ गया नीचे और ये 16 में फिर से हम भाग दिए, 8 दूना 16, पूरा का पूरा कट गया। वही कहता है अगर इसको हम लिखेंगे तो इसको मान लेंगे ए और इसको क्या मान लेंगे? बी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ए बराबर BQ प्लस आर, वेयर बी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बी इज ग्रेटर देन आर एंड आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। देन हमारा फॉर्मूला 216 बराबर 40 गुना, 40 में कितना से गुणा किया गया है? 5 से। 5 प्लस कितना से फल आया है? 16। ठीक है। फिर जिससे फिर अब हमारा ए कौन बन गया? 40 बन गया ए, यानी ये ए बन गया। जो बी था वो क्या बन गया? ए। फिर लिख देंगे 40 इज इक्वल टू कितना रिमाइंडर आया? 16 से, तो 16 इंटू 2 प्लस 8 आया था। फिर हमारा जो बी बना था फिर वो ए बन जाएगा 16 इज इक्वल टू रिमाइंडर से भाग करेंगे 2 टाइम्स में प्लस 0। जिस दिन 0 आ जाएगा HCF क्या हो जाएगा? HCF जिस संख्या से 0 आएगा, जिस संख्या से 0 आएगा HCF वही संख्या हो जाएगा। तो HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। HCF क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2 है। एग्जाम्पल नंबर 2 है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। कह रहा है कि दर्शाना है, क्या करना है? दर्शाना है 1 मिनट का ब्रेक मिटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। फिर हम लोग इसको जस्ट इरेज करके फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल नंबर 2 है, दर्शाइए कि कोई प्रत्येक घनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप के हो सकता है और प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास मान लेते हैं कोई धनात्मक पूर्णांक कौन था? एग्जाम्पल नंबर है 2। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2 है। हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक ए दिया है और ए बराबर क्या होता है? BQ प्लस आर, वेयर आर इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू, पहले बी बराबर को बड़ा कर दे, आर इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। हमारे पास ए बराबर दिया है ए, लेकिन बी बराबर क्या दिया है? बी का मान दिया है 2। जब बी का मान दिया है 2, मान लेते क्यू से क्यू टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन आर कितना आएगा? 2 से हमेशा छोटा ही आएगा, 2 के बराबर तो नहीं आ सकता है। तो आर आपका क्या आ सकता है? तो सबसे पहले आर 0 आ सकता है। और क्या आ सकता है? तो 2q प्लस 1 आ सकता है। और क्या आ सकता है? 2q प्लस 2 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि बी के बराबर आर नहीं हो सकता है। बी हमेशा बड़ा होगा आर से। आर 2 है तो 2 से बड़ा होगा बी, यानी 3 होता, लेकिन यहाँ पर 2 के बराबर यहाँ पर जब होगा तो 1 ही होगा। तो हमारा 2 ठो इक्वेशन बनके तैयार होता है। एक है 2q और दूसरा है 2q प्लस 1। 2 इक्वेशन बना के अब करें इसमें सम संख्या कौन होगा, विषम संख्या कौन होगा। यदि ए की जगह हम कोई विषम संख्या रखते हैं तो अब हमारा क्या हो जाएगा? 2q प्लस 1।
अगर एक जगह हम सम संख्या को रखते हैं तो केवल 2q के रूप में आएगा। तो यही बताना है कि आपको दर्शाना है कि बताइए कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक 2q के रूप के हो सकता है या 2q प्लस 1 के रूप के हो सकता है। अगर धनात्मक है और सम है, अगर धनात्मक है और सम है तो किस रूप का होगा? 2q के रूप का होगा। अगर विषम है, क्या है? विषम है तो 2q प्लस 1 के रूप, यानी 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहा है, एक मिनट फ्रेंड्स लाइन पर रहिएगा। 3 में कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है। धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ये तो पता नहीं है, लेकिन क्या दिया है? 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का हो सकता है, हो सकता है। ठीक है, कौन? विषम पूर्णांक, विषम। अब आइए फ्रेंड्स, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं ऊपर। ए बराबर क्या हो सकता है? तो 4q प्लस 0 हो सकता है। ए बराबर दूसरा क्या हो सकता है? तो 4q प्लस 1 हो सकता है। ए बराबर 4q प्लस 2 हो सकता है। ए बराबर 4q प्लस 3 हो सकता है। क्या ए बराबर 4q प्लस 4 हो सकता है? तो नहीं हो सकता, क्योंकि बी हमेशा आर से बड़ा होगा, तो ये इक्वेशन तो होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। यदि सम पूर्णांक है, यदि सम पूर्णांक है तो अंत में उसके 2 या 0 हो सकता है, अंत में उसके 2 या 0 हो सकता है ए का मान, अगर सम पूर्णांक है। अगर विषम पूर्णांक है, सम है तो ये हो सकता है। लिखेंगे, यदि ए कोई धनात्मक सम पूर्णांक हो, सम पूर्णांक हो, तो ए बराबर 4q प्लस 0 या 4q प्लस 2 हो सकता है। परंतु ये कोई घनात्मक विषम पूर्णांक हो, विषम पूर्णांक हो, तब ए बराबर, तब ए बराबर क्या हो सकता है? 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा जो भी एग्जाम्पल नंबर जो 3 दिया हुआ था एनसीईआरटी में, एक बार क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर मिला लीजिएगा और अपने से बनाने का प्रयास करिएगा। आइए एग्जाम्पल नंबर हम लोग 4 पर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 पर बढ़ते हैं एनसीईआरटी का। एग्जाम्पल नंबर 4 है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 4 है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया और 130 बादाम की बर्फिया है। ठीक है, एक मिनट इसको पॉज करिए। चलिए, क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फिया है और 130 बादाम की बर्फिया है। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फी की संख्या समान रहे और ढेरी तथा ये ढेरियां बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरे। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? देखिए, बर्फी की ढेरी है 420 काजू की बर्फियां है और 130 बादाम की बर्फियां, दोनों में समान बर्फी रहना चाहिए। तो एक है 420 और 130। एग्जाम्पल नंबर है 4, 420 और 130 समान रखना है, तो कॉमन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कॉमन आना चाहिए। तो कॉमन लाने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? दोनों का। तो दोनों का निकालना पड़ेगा
HCF क्या निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर मौसा, मौसा निकालना पड़ेगा। 420 बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर वेयर बी इज ग्रेटर देन आर और आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही फॉर्मूला होता है। 420 बराबर क्या हो जाएगा, 130 गुना क्यू प्लस आर के जगह तो देख लेते हैं, कट जाएगा तो 13 दूना 26, 13 तिया 39, 39 गया यानी 390 में से 430 बचा। फ्रेंड्स ऐसे आपको करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग शॉर्टकट ले सकते हैं क्या, तो 420 में जो है 420 में जो है 130 से भागा दे देंगे, 13 तिया 39, घटाइएगा 0, 12 में से 9 गया तो 9 3 12 खत्म, फिर 130, 30 तिहाई 90, 3 चौका 12, 120, फिर कट जाएगा घट जाएगा 10 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 10 30 कट गया पूरा। 130 हमारा जब बी बना था तो रिमाइंडर आया 30, अब हमारा 130 बी बनेगा और रिमाइंडर से भाग होगा, रिमाइंडर बी बनेगा तो कितना टाइम्स में बनेगा, 4 टाइम्स, कितना टाइम्स में, 4 गुना, प्लस शेषफल आया है 10, फिर हमारा हो जाएगा 30 बराबर 10 गुना 3 प्लस 0, कितना टाइम में 0 आया, तो 10 से जब भाग किए तो 0 आया, कटा 10 से, तो HCF क्या हो जाएगा 10, यानी एक ढेरी में जो है 10 गो बर्फी रखा जाएगा। एक ढेरी में कितना बर्फी रखा जाएगा फ्रेंड्स, 10 गो बर्फी रखा जाएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है, जो है कौन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो दूसरा टॉपिक था वो खत्म होता है। आते हैं तीसरा टॉपिक पर, और तीसरा टॉपिक का नाम है अंक गणित पर आधारभूत प्रमेय। चलिए शुरू। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग पढ़ते हैं क्या, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, परिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, परिमेय संख्याओं और उन पर उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण करेंगे। कल हम लोग 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं इस चैप्टर का, इसका जो भूमिका है और जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है वो टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, ठीक है, मतलब नेक्स्ट हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय होती क्या है, सबसे पहले टॉपिक का नाम क्या है, 1.3 अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ये क्या होती है, अंक गणित का जो आधारभूत प्रमेय है ये दिया गया था कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा। किसके द्वारा गया था फ्रेंड, कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया था, यानी हम लिख सकते हैं कार्ल फ्रेडरिक गॉस के द्वारा दिया गया था। कब, इनका जन्म कब हुआ था महाशय का, इन महाशय का जन्म हुआ था 1777 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1885 ईस्वी में, यानी 1885 कब, 1855 ईस्वी में, 1777 में इनका जन्म होता है और 1855 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और ये जो कार्ल फ्रेडरिक गॉस थे, इन्होंने जो है यही दिए थे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। हालांकि ये सबसे पहले जो है 11th क्लास के जो हमारा यूक्लिड यूक्लिड क्या नाम है इस चैप्टर का, यूक्लिड एलिमेंट्स जो चैप्टर था उसमें इसको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, लेकिन सबसे पहले सही व्याख्या इन्होंने ही दिया था, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, याद रहेगा ना। एक और बात, इनको गणितज्ञों की राजकुमार भी कहते हैं, और ये टॉप 3 गणितज्ञ में आते हैं, यानी टॉप 3 मैथमेटिशियन में आते हैं कौन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। आइए शुरू करते हैं। आखिर अंकगणित प्रमेय, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या है, तो अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में कहा जाता है कि जितने भी भाज्य संख्या है, कौन, जितने भी भाज्य संख्याएं होती है ये क्या होती है फ्रेंड्स, तो अभाज्य संख्याओं की, अभाज्य संख्याओं की गुणनफल होती है। क्या होती है, गुणनफल होती है। जितने भी भाज्य संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्याओं की गुणनफल होती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम ले लिए 6, तो 6 जो है ये एक भाज्य संख्या है और ये किसका गुणनफल है, तो 1 गुना 2 गुना 3,
यानी ये तीन भी एक अभाज्य संख्या है, दो अभाज्य संख्या है और एक अभाज्य संख्या नहीं है। मतलब कि 2 गुणे 3 जो है वो 6 के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम कोई संख्या ले ले 8 तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ये दो जितने भी है सभी अभाज्य संख्याएं होती है। हम लोग कुछ समय पहले बात किए हुए थे कि अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है। तो अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे, इस संख्या में अभाज्य संख्या में हम लोग पढ़े थे कि इसका 2 फैक्टर होता है। इसका कितना फैक्टर होता है? 2 फैक्टर्स होता है, यानी 2 गुणनखंड होता है अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या कितना गुणनखंड होता है? 2। अब आते हैं इस पर का एग्जाम्पल देख लेते हैं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लेते हैं। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा सब चीज। एग्जाम्पल नंबर 5 है, संख्याओं 4n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक शून्य पर समाप्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास 4 एक संख्या है, इसके ऊपर एक n है और ये n जो है ना ये कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या है। बताना है कि n के जगह पर हम क्या रखें, n के जगह पर हम क्या रखें कि जो हमारा संख्या बन के तैयार होगा उसके अंत में 0 हो सकता है, हो सकता है। अगर हो सकता है तो क्या रखें, नहीं होगा तो फिर कोई बात नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि हम कभी भी किसी भी संख्या का यदि पावर की बात करते हैं, किसी भी संख्या का पावर, जैसे कि मान लीजिए 2 का पावर हम 5 रखते हैं, इसका मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, यानी 5 बार 2 को हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। ठीक है, पावर ये होता है। और जब भी कोई संख्या कहता है कि 0 पर समाप्त होती है, यानी आखिरी अंक, यानी कि यूनिट डिजिट अगर 0 चाहिए, क्या चाहिए, 0 चाहिए, तो या तो संख्या 2 एवं 5 का गुणनफल होना चाहिए, या तो संख्या 10 का गुणनफल होना चाहिए। 2 और 5 का गुणनफल यानी उसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है यदि इस संख्या का करें तो 2 गुना 5 के रूप में टूट जाएगा, तो उसका जो पावर होगा वो 0 पर समाप्त तो हो सकता है। जैसे कि यदि हमारे पास अभी 4 है, 4 का पावर हम 1 लेते हैं तो 4 हो जाएगा। 4 के पावर को 2 लेते हैं तो 4 चौका 16, 4 इंटू 4 बराबर 16 हो जाएगा। 4 का पावर यदि 3 लेके है तो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, चौका 64। यदि 4 का पावर 4 लिखते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16, 16 चौका 64, लास्ट अंक 4, फिर 4 से डिवाइड कीजिएगा, 4 चौका 16, लास्ट में आएगा 6। यानी कहने का मतलब है, और यदि इस संख्या को हम तोड़े 4 को तो ये 2 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा, 5 से कट नहीं रहा है। जब ये संख्या 5 से नहीं कटा है तो क्या इसका आखिरी अंक 0 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे फ्रेंड्स, लिख देंगे कि नहीं 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि यदि 4 4 दो एवं 5 का गुणनफल होता या 4 का गुणनखंड 2 एवं 5 होता तो यह संख्या के अंत में 0 आ सकता था, परंतु ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
अतः अतः 4 का पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। अगर फ्रेंड्स एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है, हमारे पास कोई संख्या है जैसे कि 20, हमारे पास एक संख्या है 20। क्वेश्चन है क्या 20 का पावर n, क्या 20 का पावर n 0 पर समाप्त हो सकता है, 0 पर समाप्त हो सकता है? तो हम 20 का फैक्टराइज करेंगे, 20 को जैसे फैक्टराइज करेंगे टूट जाएगा, 2 into 2 into 5 टूट जाएगा। अब 2 गुना 5 में जैसे टूट गया 20, तो ये संख्या 0 पर समाप्त हो सकता है, क्योंकि इसमें 2 गुना 5 जो है इसका गुणनखंड है। और जब किसी संख्या का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में रहता है तो वो संख्या 0 पर समाप्त हो सकती है। ये रहा आपका एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 6 को देख लेते हैं, इसी तरीका का है एग्जाम्पल नंबर 6। हमारे पास कह रहा है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम इसको इरेज, आइए एग्जाम्पल नंबर 6 को हम लोग देखते हैं। कर संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 6 और 20 का, हमारे पास एक संख्या है 6 और एक संख्या है 20। 6 को पहले तोड़ते हैं, 3 1, यानी 6 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 1। 20 को तोड़ते हैं, 2 से तोड़ेंगे 10 आएगा, 2 से तोड़ेंगे 5 आएगा, फिर 5 से तुरेंगे 1 आएगा, लिख देंगे 20 बराबर 2 गुना 5। एचसीएफ क्या कहता है? एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी अत्यधिक सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा बार मिलने वाला जो फैक्टर है वह। तो केवल 2 मिल रहा है, दोनों में सभी में मिलने वाला फैक्टर केवल 2 है, तो एचसीएफ इसका केवल क्या हो जाएगा? केवल 2 हो जाएगा। यदि एलसीएम की बात करेगा, क्योंकि ये गुणनखंड विधि से करे इसलिए गुणनखंड, तो सबसे जो ज्यादा मिला हुआ है उसको तो पहले लिख देते हैं, फिर बाकी जो संख्या बचा हुआ है, जैसे कि यहाँ पर 3 बचा हुआ है, यहाँ पर 2 बचा हुआ है और यहाँ पर 5 बचा हुआ है, तो 3 गुना 6, 6 गुना 12, 12 बचे 60। इसका एलसीएम जो होगा वो 60 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 को भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर जगह है, तो एग्जाम्पल नंबर 7 को भी हम लोग देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 में कह रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 एंड 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर उनका एलसीएम ज्ञात करिए। पहले एचसीएफ निकालना है, फिर एलसीएम निकालना है। ठीक है, तथा 96 और 40, 96 एवं 404 किस विधि से निकालना है? यदि विधि कहे तो अभाज्य गुणनखंड विधि कह रहा है, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकालते हैं। एक साइड में लिखते हैं 96, तोड़ते हैं 2 से, 2 चौका 8, 2 अठे 16, फिर 2 से तोड़ देते हैं 2 दूना 4, 2 चौका 8, फिर 2 से तोड़ देते हैं 12, फिर 2 से तोड़ देते हैं 6, फिर 2 से तोड़ दिए 3, फिर 3 से तोड़ दिए 1। हमारे पास दूसरा संख्या था 4 गुना 4, 2 से तोड़ दिए 2 0 2 हो गया, फिर 2 से तोड़ दिए 1 0 1 हो गया। अब 1 0 1 किसी संख्या से टूटेगा क्या? 1 0 1 किसी संख्या से नहीं टूटेगा, किसी संख्या के टेबल में नहीं आता है 1 0 1, तो ये 1 0 1 से टूट जाएगा वंस टाइम। अब हमको क्या निकालना था? तो हमको निकालना था, पहले लिख देते हैं 96 इज इक्वल टू 2 गुना 1 2 3 4, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 इंटू 3, 90 और 404 इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? 2 गुना 101। दोनों में कॉमन कितना मिल रहा है? कॉमन हाईएस्ट कॉमन जो मिलेगा एचसीएफ हो जाएगा। 2 को 2 मिल रहा है, तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 बराबर 4। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले जो मिल रहा है उसको लिख लेते हैं। मिल कितना रहा है? 2 गुना 2 गुना बचा कितना?
तीन गो दो, दो गुना दो गुना दो, तीन गो दो, फिर बचा कितना, एक तीन, फिर कितना बचा, 10। अब हम जो है इसका क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, गुणा कर देते हैं। 101 दूना 202, 202 दूना 404, 404 दूना 808, 808 दूना 1616, 1616 लिख देते हैं, 1616। अब हमारा बचा 3 दूना 6, गुना कर देते हैं 6 से, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 आ 3 9, 6 छक 36 के 6 हासिल 3, 6 आ 3 9, 96 96 इसका एलसीएम हो जाएगा और एचसीएफ हो जाएगा केवल 4। 96 96 इसका एलसीएम हो जाएगा। ये फ्रैक्शन मेथड से। एक और इसी पर एक हमारा नियम टूट के बाहर आता है। क्या बाहर आता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। दो संख्याओं के गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणा एचसीएफ। यदि एलसीएम और एचसीएफ को एक साथ गुणा करते हैं तो दो संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। एक और बात, अगर हमको मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ये और ये, यदि हमारे पास एक संख्या है 6, दूसरा संख्या है 20, ये दोनों संख्या का गुणनफल कर दिए तो बराबर कितना होगा, एलसीएम और एचसीएफ। यदि हमको एचसीएफ दिया हुआ है, मान लेते हैं इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है ना, 2 इसका एचसीएफ आया है। अब एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, तो गुणा कर देंगे एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुना 20, इधर गुना में इधर आएगा तो 2, भागा में कट जाएगा, 3 बार में 2 तिहाई 6, 20 तिहाई, एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, 60। एलसीएम बराबर, ये इस तरीका से। अगर एलसीएम दिया रहता तो हम क्या करते, एचसीएफ लिख देते और फिर एलसीएम को इधर भेजते, सर आ जाएगा। इसी के साथ हमारा नहीं, एक और एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 8 है, संख्या 8, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। चलिए, जो एग्जांपल नंबर 8 है, इस पॉइंट का लास्ट एग्जांपल उसको समझ लेते हैं। कह रहा है 6 यानी 6, फिर 72 और 120 का क्या निकालना है, वही निकालना है एलसीएम एंड एचसीएफ, और वही अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, 6, 72 और 120। चलिए निकालते हैं। पहले 6 को तोड़ते हैं, 6 बराबर क्या हो जाएगा, उसी मेथड से तोड़ लीजिएगा जिस मेथड से हम लोग तोड़ रहे हैं। हम इसको शॉर्टकट में लिख लेते हैं। 6 को तोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3। 72 को तोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, नहीं गड़ा गया। 72 को तोड़ेंगे, 2 से 36 आया, फिर 2 से 18 आया, फिर 2 से 9 आया, तो फिर 3 से और 3 से, 3 3 9 दूना 18 दूना 32 दूना 64 है, 18 दूना 36 दूना 72, ठीक है। फिर 120 को तोड़ेंगे, 120 को तोड़ेंगे तो जैसे 120 का आ दिया, 2 से तोड़ेंगे तो 55 आ जाए, 60 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा, फिर 2 से तोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा, फिर 3 से तोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से तोड़ेंगे 5 दिए 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120, सब टूट गया। सबसे ज्यादा कॉमन कौन मिल रहा है, सब तीनों में कॉमन मिला है केवल 2। फिर क्या सब में 3 है, जी सर सब में 3 है, सब में 3 है, तो सब में से एक एक 3 हम बाहर निकाल दिए। एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर क्या आ जाएगा, पहले जो कॉमन आया उसको लिख दो, 2 गुना 3, अब गुणा करो जो बच गया, 2 गो 2 और एगो 3 यानी 2 का स्क्वायर और एगो 3, फिर गुणा, फिर 2 गो 2 यानी 2 का स्क्वायर, फिर चलिए 1 मिनट रुक जाइएगा फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं, इतना समझ में आ गया, 2 गो 2 और एगो 3। अब देखिए
इसके अलावा जो बच गया उसको कॉमन लेते हैं। अब इसमें से कॉमन लेते हैं, दोनों में से कॉमन एगो 2 आ रहा है, फिर एगो 2 आ रहा है, ठीक है, और नहीं आ रहा है। तो अब लिख देंगे 2 गुना 2। अब कोई कॉमन नहीं आया, दोनों में भी कोई कॉमन नहीं आया, तो 3 गुना 5। यानी अधिकतम बार कॉमन हम कोशिश करेंगे, अधिकतम बार कोशिश करेंगे, एगो 2 3, यहाँ पर 3 हो जाएगा, पहले जो कॉमन आया है, फिर 2 आ गया, फिर एगो 3 आ गया, एगो 5 आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, अधिकतम बार कोशिश करेंगे कि कॉमन हम निकालें, लोएस्ट कॉमन भी लिखना पड़ेगा क्योंकि एलसीएम निकालना है। आप गुणा कर देंगे, 5×3 = 15 × 2 = 60, 60 × 120, 120 कितना हो जाएगा, 12×3 = 36, 360, इसका एलसीएम हो जाएगा 360। इसी के साथ हमारा 1.3 जो थ्योरम में अंक गणित की आधारभूत प्रमेय वो समाप्त होता है। मिलते हैं, मैंने आगे बढ़ते हैं इस पर, अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। चलिए अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण। अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण यानी इस वीडियो में हम लोग अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, उसको कैसे हम लोग क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं कि हाँ ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, उसके बारे में हम लोग गहन जानकारी अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स कि प्रमेय जो होता है, अभी बताए हैं क्या, प्रमेय, प्रमेय को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑलरेडी प्रूवन होते हैं, ठीक है ना, ये प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, प्रूवन स्टेटमेंट होते हैं, इनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। और जब भी हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे, ये टॉपिक पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, तो इसमें हमको ये एक शब्द आता है कि यदि p(a)² को विभाजित करता है तो p(a) को भी विभाजित करेगा। ये प्रूवन स्टेटमेंट है। हो सकता है यहाँ पर p की जगह आप कोई दूसरा मान रख ले, a की जगह कोई दूसरा मान रख ले, ये हो सकता है, लेकिन ये प्रूवन है। जब भी अपरिमेय संख्या हम लोग प्रूव करते हैं तो इसका ध्यान रखते हैं कि यदि p(a)² को विभाजित करता है तो ये को भी विभाजित करेगा, m² को विभाजित करेगा तो m को भी करेगा, d² को विभाजित करेगा तो d को भी करेगा, इस तरीके से। तो इससे हमारा एक सिंपल सा उदाहरण आता है, क्या आता है फ्रेंड्स, उदाहरण नंबर 9, उदाहरण तो नंबर 9 करे, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसी से हम लोग पूरा चैप्टर का जो भी मतलब इस टॉपिक का जो भी रिलेशन है सब पढ़ लेंगे। सिद्ध कीजिए एग्जाम्पल नंबर 9 से। सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी सिद्ध करना होगा तो हम लोग क्या मानते हैं, माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये कंट्राडिक्शन मेथड से सॉल्व किया जाता है, इसीलिए हम लोग अपरिमेय को परिमेय मानेंगे, ठीक है ना, तब जाके कंट्राडिक्ट करेगा, है कि नहीं। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। यदि √3 एक परिमेय संख्या है तो इसमें और क्या चाहिए, इसको √3 बराबर p/q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या किस रूप में लिखा जाता है, p/q के रूप में, जहां q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। √3 बराबर p/q, जहां q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इसके साथ हम लोग एक और शब्द इसमें इस्तेमाल करेंगे, जहां या यहां p एवं q सह अभाज्य संख्या है, सह
अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। तो अब अभी कुछ समय पहले बताए थे शुरुआत में से देखिएगा तो अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या क्या होती है। तो भी जिस भी दो संख्या का एचसीएफ एक आता हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी हमारे कहने का साफ साफ मतलब है पी और क्यू में केवल एक से भाग लगेगा, एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमारा ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। हमेशा लिखना है क्या, माना कि जो भी अपरिमेय प्रूव करना है तो उसको परिमेय मानेंगे, सह अभाज्य बताएंगे पी और क्यू दोनों को, और पी बटा क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमको लिखना ही। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यदि दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमारा √3 का वर्ग, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, पी बटा क्यू का स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, हम इसको जो 3 बराबर पी स्क्वायर बटा क्यू स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं, क्यू यदि इधर आएगा, क्यू इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, हम इसको इरेज कर देंगे। थोड़ा सा यहाँ पर शॉर्टकट में समझ लीजिए, इसको लिख सकते हैं 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 3 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड हो, याद रहेगा। तो यानी हम देख रहे हैं कि पी स्क्वायर को डिवाइड कौन कर रहा है, तो 3 डिवाइड कर रहा है पी स्क्वायर को। ठीक है, तो हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, यहां 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 3 पी को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। यदि पी 3 पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो पी को भी विभाजित करेगा, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी लिख भी चुके हैं, ये हमारा प्रूवन स्टेटमेंट है, इसको लिखना ही है। नहीं, फिर यदि डिवाइड कर दे रहा है, अब हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कि अभी देखिए हम लोग माने हैं कि पी और क्यू सह अभाज्य संख्या है, पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यानी सह अभाज्य संख्या, इसमें जब भी भाग लगेगा तो केवल एक से लगेगा, लेकिन यहाँ पर 3 से भाग लग जा रहा है, 3 से भाग लग रहा है, यानी हमारे मन में जो है थोड़ा थोड़ा शक होने लगा है, किसके प्रति, पी और क्यू के प्रति, पी और क्यू के प्रति। इधर है, अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि अब हमारा मान लेते हैं कि डिवाइड हम किए, क्या डिवाइड किए, डिवाइड इसको किए पी स्क्वायर को, और डिवाइड हुआ तो कुछ टाइम्स में हुआ होगा, तो हम लोग जिस टाइम जिससे डिवाइड हो गया उसको हम लोग के मान लिए, क्या मान लिए, के। यहाँ पर थोड़ा सा देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, मान लेते हैं क्यू स्क्वायर बराबर क्या, पी स्क्वायर को 3 डिवाइड कर चुका है और डिवाइड करेगा, तो हम मान सकते हैं कि कोई के टाइम्स में काट देगा, कितना टाइम्स में काट देगा, के टाइम्स में काट देगा, स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर, यानी क्यू स्क्वायर बराबर, हमारा एक नियम था जो यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए स्क्वायर बराबर बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, बी क्यू प्लस आर लिखते हैं, यानी जिससे डिवाइड किए हैं वो तो लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है फ्रेंड्स, 3 के स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर के स्क्वायर जो है, यहां पर क्यू स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बराबर 3 के स्क्वायर आ गया। अब समझिए यहां पर के स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बटा 3। अब यहां पर 3 जो है क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, फिर लिख देंगे यही बात, 3 यहां 3 क्यू स्क्वायर को भी विभाजित करता है, अतः क्यू को भी
विभाजित करेगा। ये तो कंफर्म हो गया। अब हमारा देखिए ध्यान से, 3 हमारा p को भी डिवाइड कर दे रहा है और q को भी, जबकि या p और q सहअभाज्य संख्या है, एक के अलावा दूसरा किसी संख्या से भाग लग नहीं सकता है, और जब दोनों से डिवाइड हो रहा है यानी हमारा मानना क्या होगा, गलत हो गया। हमारा मानना क्या हो गया, गलत। तो लिखेंगे हमारा मानना गलत होता है, गलत होता है p रूट अंडर 3 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। शॉर्टकट में इतना आप लिख सकते हैं तो आपका 100% नंबर मिल जाएगा, जो भी इसमें मिलना। ज्यादा कुछ लंबा है नहीं, 2-3 मतलब देखा जाए तो मुश्किल से 5 लाइन का है। ठीक है, तो इस तरीका से आप अपना हमारा यह विरोधाभास उत्पन्न होता है, और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं जिसके कारण हमें हमारा मानना गलत होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या जो। ठीक है फ्रेंड्स, अगला हमारा जो टॉपिक है अब परिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसार, इसको अभी हम लोग देखते हैं। चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1.5। इसमें हमको पढ़ना है परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण, यानी दशमलव जो प्रसार है इसका परिमेय संख्याओं का, उसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग भ्रमण करने वाले हैं। जब भी दशमलव प्रसार होता है टर्मिनेटिव यानी कि शांत, यदि दशमलव प्रसार शांत है तो हम लोग समझते हैं कि कौन सा है, ये कौन सा है, तो ये है परिमेय संख्या। यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, यदि किसी भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो वो जो होता है वो शांत होता, वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। यदि किसी मतलब भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत होता है लेकिन वो रिपीट करता है, क्या करता है, आवर्ती होता है। अगर अशांत होगा और रिपीट करेगा तो समझिएगा वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। अगर मान लेते हैं कि अशांत होगा, क्या होगा, अशांत, लेकिन अनावर्ती होगा, अनावर्ती, अगर अशांत और अनावर्ती दोनों होगा तब समझिएगा ये जो है ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। लेकिन अशांत और आवर्ती होगा तब वह संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है ना एक संख्या है 1/2, क्या संख्या है, 1/2, 1/2 है, दशमलव प्रसार तोड़ेंगे तो 0.5 हो जाएगा, पूरा का पूरा कट जा रहा है, यानी कि ये शांत दशमलव प्रसार है। कैसा है, शांत दशमलव प्रसार। अगर हम लेते हैं 1/3, क्या लेते हैं, 1/3, ये कुछ समय आएगा और ये हो जाएगा 0.3333, यानी ये रिपीट करेगा संख्या, क्या करेगा, रिपीट करेगा। जब संख्या रिपीट करेगा तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया, संख्या क्या हो गया, अशांत। लेकिन ये रिपीट कर रहा है, आवर्ती है, क्या है, रिपीट कर रहा है, आवर्ती है। जब दशमलव प्रसार अशांत के साथ आवर्ती रहेगा तब भी ये क्या रहेगा, परिमेय संख्या रहेगा, क्या रहेगा, परिमेय संख्या। लेकिन यदि हम आपके सामने कोई संख्या लिख दे 0.213010000100001 मतलब 12301 ऐसे करके अनंत तक जाएगा, ये कभी कटेगा नहीं, इसका मतलब ये अशांत है, क्या है, अशांत है। जब अशांत है तो ये, और अशांत के साथ क्या है, अनावर्ती है, कभी रुकने वाला, रिपीट करने वाला नहीं है, तो क्या है, अनावर्ती। जब अशांत और अनावर्ती दोनों रहता है तो इस केस में इस संख्या को जो है ना हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या शांत होगा दशमलव प्रसार, और अगर अशांत होगा तो आवर्ती होगा, अनावर्ती अगर होता है और अशांत होता है तो समझिएगा अपरिमेय संख्या है। बस यही समझने की है। इसमें एक दो हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम दिया हुआ रहता है, क्या क्या रहता है थ्योरम, देखिए
कहता है यदि कोई संख्या का डिनोमिनेटर, यदि कोई संख्या का हर, मान लेते हैं p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या है, परिमेय संख्या है तो p बाई क्यू के रूप में रहेगा ही। अगर p बाई क्यू के रूप में कोई संख्या है और q जो है ना, q जो है इसमें 2 और 5 का गुणनफल है, 2 और 5 का गुणनफल है q, तो ये जो होता है ये शांत होता है। कैसा होता है जी? शांत होता है। इसका दशमलव प्रसार शांत होता है। जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास जो है ना 5/10 है, 10 को तोड़ेंगे तो 2 में भी, और 2 और 5 दोनों से भाग लग जाएगा, इसका मतलब हो गया 0.5। ये शांत है। कैसा है? शांत है। यदि 2 और 5 दोनों से डिवाइड नहीं होकर केवल एक से भी डिवाइड होता है, मान लेते हैं केवल 2 आता है, ठीक है ना, हमारे पास किसी संख्या के नीचे 2 लिखा रहेगा डिनोमिनेटर में, अगर q बराबर 2 रहेगा शांत होगा, 4 रहेगा शांत होगा, 5 रहेगा शांत होगा, 8 रहेगा कुछ समय बाद जाके वो शांत होगा, लेकिन वो शांत हो जाएगा। इस ये जब q का मान अगर 2, 4, 5 या 8 रहता है तो समझिएगा शांत होगा, शांत हो जाता है कुछ समय बाद, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कुछ भी रहेगा, जैसे कि 3 रहेगा अशांत होगा, 7 रहेगा अशांत होगा, 9 रहेगा अशांत होगा, 6 रहेगा अशांत होगा। क्यू का मान यदि 2, 4, 5, 8 रहे तो शांत होता है। कैसा होता है? शांत। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास 2/8 ले लेते हैं, चाहे 8 ले लेते हैं, 12/8 ले लेते हैं। जैसे हम 12 में 8 से भागा करेंगे, 8 एकम 8, नीचे उतर गया 4, 8 पचे 40, पॉइंट डालेंगे 0 उतर जाएगा, 8 पचे पूरा पूरा। क्या बता है? 2, 4, 5 और 8 रहेगा नीचे डिनोमिनेटर में तो शांत होगा। इसके अलावा बाकी सब चीज में से कोई रहेगा तो अशांत होगा, ठीक है ना। हाँ। इस केस में होता है ये संख्या रिपीटिंग बना दे, केस में रिपीटिंग हो सकता है। लास्ट में 3 रहेगा तो रिपीट तो करवे करेगा, संख्या रिपीट होगा, लेकिन ये अशांत है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला हमारा टॉपिक है, जैसे हमारे पास एक संख्या दिया है 13/21-25, मान लेते हैं कोई संख्या दिया हुआ है 13/21-25। तेरे में क्या बताना है? बिना डिवीजन मेथड के बताना है, बिना इसको भागा करके बताना है कि बताइए ये शांत होगा कि नहीं होगा, ये शांत होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले 21-25 को हम लोग तोड़ लेंगे। 21-25 को तोड़ने के बाद यदि 2 और 5 के गुणनफल में आ जाएगा तो समझिएगा शांत होगा, 2 और 5 के गुणनफल में आ जाएगा तो शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत। 5 से कट जाने वाला है 21-25, 5 से, 5 चौका 20, 5 दूना 10, 50-25, फिर 5 से कट जाने वाला है 5/40, 50-25, फिर 5 से कट जाने वाला है 17/5-50, फिर 17 से कटेगा 17। अब 17 से ही कट रहा है 17 से, तो क्या यह शांत होगा? नहीं होगा। अब आपको क्या बताए हैं? 2 या 5 का गुणनफल होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा टर्म है तो, कम टर्म है तो उसमें दूसरा कोई भी संख्या आएगा, इस सब के अलावा 11 आ जाए, 13 आ जाए, 17 आ जाए, तो ये सब जो होता है ये आसान को दर्शाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा आज का लास्ट टॉपिक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय। ठीक है।